नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। चलिए हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो ज़रूर से देखिए। बहुत बढ़िया कहानी है आज के वीडियो की। दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दियों के दिन थे। आज बहुत दिनों के बाद हल्की हल्की सी धूप खिली थी। तो रामलाल जी और उनकी पत्नी कामना जी सुबह का नाश्ता करने के बाद घर का रोज़मर्रा का सामान लेने के लिए पास वाले मार्केट में गए थे। वहाँ खरीदारी करते हुए इतना समय हो गया कि उन्हें घर लौटने में दोपहर के 2 बज गए। रास्ते में चलते चलते कामना जी अचानक रुक गई। उनके कदम जैसे भारी हो गए और उनकी नज़रें सामने किसी चीज़ पे टिक गई थी। सामने एक प्राइवेट स्कूल के भव्य इमारत थी। छुट्टी का समय था, इसीलिए स्कूल का गेट पूरा खुला हुआ था और एक एक करके सभी बच्चे दौड़ते हुए गेट से बाहर आ रहे थे। किसी बच्चे की माँ उसे लेने आई थी तो किसी के पिता। बच्चे गेट के बाहर निकलते ही खुशी से चहकते हुए अपने दिन भर में क्या क्या हुआ सब बताने लगते थे। सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान खिली हुई थी और माता पिता के चेहरे पर एक सुकून सा दिखाई दे रहा था। बाहर आते हर बच्चे की ओर देखते हुए कामना जी बराबर गेट पर नज़र बनाए हुए थी। उनके चेहरे पर पता नहीं लेकिन एक खामोशी और आंखों में नमी थी। उस ओर देखते हुए जैसे अतीत की किसी गहरी याद में खो गई हो। तभी रामलाल जी ने बोला, क्या हुआ कामना, तुम फिर यहाँ रुक गई? अरे कितनी बार तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि अब हमारा बेटा यहाँ पढ़ाई नहीं करता। उसकी पढ़ाई बहुत सालों पहले ही पूरी हो चुकी है और यह स्कूल भी वह कब का छोड़ चुका है। स्कूल तो क्या, अब तो वह हमें और इस देश को भी छोड़कर जा चुका है। ऐसा कहते कहते उनके स्वर में गीलापन आने लगा। जानती हूँ, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हर बार इस स्कूल के सामने से गुजरते हुए मेरे पाँव अपने आप रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी हमारा पवन दौड़ता हुआ आएगा, खुशी से माँ माँ पुकारता हुआ मेरे सीने से लग जाएगा। कामना जी के इन बातों को सुनकर रामलाल जी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। फिर कामना जी ने धीरे से पूछा, बहुत याद आती है पवन की, आपको भी आती होगी ना? रामलाल जी ने एक गहरी सांस ली। अपने मन की बेचैनी को छिपाते हुए उन्होंने कामना जी को समझाने की कोशिश की। अरे कामना, कब समझोगी तुम? बच्चे जब खुद बच्चे वाले हो जाते हैं तो हमें मान लेना चाहिए कि वह अब बड़े हो चुके हैं। उनके कर्तव्य और अधिकार सब बदल जाते हैं। और फिर यहाँ हम अकेले कहाँ हैं? हम दोनों हैं ना। जब 2 लोग साथ होते हैं तो वो अकेले नहीं होते, 1 और 1 11 बराबर होते हैं। रामलाल जी की बातें सुनकर कामना जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपकी ये फिलॉसॉफी सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन एक माँ के दिल को ये संतुष्ट नहीं कर पाती। मन के भीतर की उदासी कामना जी के कंठ को अवरोध कर रही थी। फिर रामलाल जी ने कहा, कामना, हमारे अलावा इस देश में और भी ऐसे माँ बाप हैं जिनके बच्चे उन्हें यहाँ छोड़कर दूसरे देश में बस गए हैं। आजकल ये तो आम बात हो चुकी है। और वैसे भी फ्लाइट में अमेरिका से भारत आने में समय ही कितना लगता है, इसीलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब घर चलो। ऐसा कहते हुए रामलाल जी ने कामना जी का हाथ थामा और धीरे धीरे चल पड़े। हालांकि वह कामना जी को हमेशा समझाते रहते थे, लेकिन बच्चों के दूर चले जाने का गम उन्हें भी भीतर से तोड़ता जा रहा था। चलते चलते उनके मन मस्तिष्क में अतीत की लहरें हिलोरे मारने लगी। माँ, पिताजी, मेरी विदेश में नौकरी लग गई है। बरसों से जो मैंने सपना देखा था आज वह पूरा होने जा रहा है। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका में सेटल हो जाऊंगा। अब देखिएगा पिताजी, आपका बेटा कैसे तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचता है। पवन की आवाज़ में गर्व और खुशी दोनों का अनोखा उत्साह था। लेकिन बेटे की विदेश जाने की बात सुनते ही रामलाल जी चौंक गए। उन्होंने कोशिश की कि कुछ कह सके, पर शब्द गले में अटक गए। उधर कामना जी तो मानो भारी सी हो गई थी। वह तो बस शून्य में निहारती जा रही थी। उनकी जुबान से एक भी शब्द निकल नहीं पाया। फिर रामलाल जी की बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए बोले, यह क्या कर रहे हो तुम? बेटा, तुम हमारे एकलौते बेटे हो।
अगर तुम ही हमें छोड़कर अमेरिका चले जाओगे तो इस उम्र में हम यहाँ कैसे जी पाएंगे? हमारी देखभाल कौन करेगा? पवन ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। ओ पिताजी, प्लीज़ बी प्रैक्टिकल। यह वक्त इमोशनल होने का नहीं है। आखिर मेरे फ्यूचर का सवाल है। मेरे सभी दोस्त विदेश में जाकर बस गए हैं। उनकी लाइफस्टाइल देखिए कितनी शानदार है। आप क्या चाहते हैं मैं यहाँ ज़िंदगी भर फंसा रहूँ? रामलाल जी ने कहा। क्यों बेटा, क्या कमी है हमारे देश में? मुझे अच्छी पेंशन मिल रही है और तुम भी मुंबई में अच्छी खासी नौकरी कर रहे हो। घर भी हमारा अपना है। ऐसी कौन सी चीज़ की कमी है जो तुम्हें अपना देश, अपने माँ बाप को छोड़कर विदेश में बसने पर मजबूर कर रही है? चिढ़कर कहा। बाबूजी, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ मुझे आगे बढ़ाने के उतने मौके नहीं मिलेंगे जितने अमेरिका में है। वहाँ मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। वहाँ की सुविधा, लाइफस्टाइल सब कुछ अलग है। पवन के इतना कहने पर रामलाल जी बोले, बेटा, विदेश जाने का मौका तो अपनी नौकरी के दौरान मुझे भी मिला था, लेकिन उस वक्त तुम्हारी बोर्ड की परीक्षा चल रही थी, इसीलिए हम विदेश नहीं गए। हमने तो पहले तुम्हारे बारे में सोचा था। अब पवन की सहन शक्ति जवाब देने लगी। गुस्से में वह बोल उठा, पिताजी, वह आपकी बेवकूफ़ी थी। लेकिन अब आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं भी वही बेवकूफ़ी दोहराऊं और भावनाओं में बहकर दिए गए गलत फैसले के कारण सारी उम्र पछताते रहूं? माफ़ कीजिएगा बाबूजी, लेकिन मुझसे यह नहीं हो पाएगा। मैं प्रैक्टिकल होकर अपने फैसले लेना चाहता हूँ। बेटे का जवाब सुनकर उसके बाबूजी सुन्न हो गए। उन्होंने कातर नज़रों से अपनी पत्नी कामना के ओर देखा, पर उनकी आंखों में तो सिर्फ आंसू ही आंसू थे। शायद अभी तक सदमे में थी, लेकिन उनके बेटे पवन को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। विदेश में सुनहरे भविष्य के लालसा ने उसके पंख जो लगा दिए थे। माता पिता के चेहरे पर पसरी निराशा और हताशा के भाव को नज़रअंदाज करके आखिरकार उड़ ही गया। वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर, बूढ़े माँ बाप को अकेले जीने मरने के लिए छोड़कर। उस दिन के बाद से घर में सब कुछ बदल गया। पवन अपनी नई दुनिया में व्यस्त हो गया। रामलाल जी और कामना जी एक अजीब से खालीपन के साथ रह गए, लेकिन खुश थे कि उनका बेटा तरक्की कर रहा है। इस खुशी के नीचे एक गहरी उदासी भी थी। पुरानी बातों को याद करते करते रामलाल जी कब घर के बाहर पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। उनके हाथों में सामान था जिसे उन्होंने दरवाजे पर रखते हुए कामना जी की ओर हाथ बढ़ाया। लाओ कामना, चाबी दो। लेकिन कामना जी ने कोई हरकत नहीं की। वह एक ही जगह पत्थर की भांति खड़ी हुई थी। अरे क्या हुआ कामना, चाबी दो ना, रामलाल जी ने दोबारा कहा। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उनकी ओर देख उनका दिल दहल गया। कामना जी की आंखें चौड़ी हुई थी, चेहरे पर अजीब सा तनाव था और वह अपना सिर पकड़कर खड़ी थी। कामना, क्या हुआ तुम्हें? कामना कामना करते हुए रामलाल जी का स्वर घबराहट से कांपने लगा और तभी देखते ही देखते कामना जी के कटे वृक्ष की तरह जमीन पर गिर पड़ी। रामलाल जी मदद के लिए चिल्लाने लगे तो आसपास के लोग दौड़ते चले आए। जल्दबाजी में एक गाड़ी में लिटाकर उनको अस्पताल में ले जाया गया। अंदर डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। वहीं बाहर बैठे रामलाल जी के हाथ पैर फूल रहे थे। वह चिंता में डूब जा रहे थे कि आखिर उनकी पत्नी को ऐसा क्या हुआ जो इस तरह चक्कर खाकर गिर पड़ी। शायद कमजोरी आ गई होगी। ऐसा सोचते हुए कभी अपने मन को समझाने लगते तो दूसरी ओर विचार आता कि कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। आशंकाओं का तो कोई अंत ही नहीं था। घबराहट में आकर उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया, लेकिन 2-3 बार कोशिश करने के बाद फ़ोन नहीं उठाया। थोड़ी देर में नर्स इमरजेंसी वार्ड से बाहर आई। मेरी पत्नी कामना अब कैसी है? रामलाल जी ने पूछा तो नर्स ने कहा, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। आप रिसेप्शन पर जाकर 5,000 का पेमेंट जमा करवा दीजिए। रामलाल जी ने रिसेप्शन पर जाकर अपने मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अगले दिन जब कामना जी की सारी रिपोर्ट आई तो जो कुछ भी सामने आया उसे जानकर रामलाल जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उनकी पत्नी को कैंसर हो चुका था। रामलाल जी को ऐसे लग रहा था जैसे उनके शरीर में से जान निकल गई हो, लेकिन उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया।
मन में ही मन सोच लिया अपनी पत्नी को भी परेशान नहीं होने देंगे। तभी उनके पास उनके बेटे पवन का फ़ोन आया तो रामलाल जी ने उसे सारी बात बताई। पवन बोला, आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, माँ ठीक हो जाएगी, बस उनके खाने और दवाइयों का ध्यान रखिएगा। बेटे से बात करके रामलाल जी का दिल थोड़ा हल्का हुआ। 2 दिन बाद कामना जी को घर भेज दिया गया। रामलाल जी कामना जी का खूब अच्छे से ख्याल रखने लगे। अपने हाथों से उनके लिए पौष्टिक खाना बनाते और समय पर दवाइयाँ देते। हर रोज़ सुबह या शाम को उनके साथ पार्क में टहलने जाते। उन्हें चेकअप और इलाज के लिए टैक्सी में बिठाकर अस्पताल ले जाते। अपने प्रति रामलाल जी का इतना समर्पण देखकर उनकी आंखें भर आई। परंतु रामलाल जी ने ठान लिया था कि वह कामना जी को कुछ नहीं होने देंगे और उनके अच्छे से अच्छा इलाज करवाकर उन्हें ठीक करके ही दम लेंगे। दिन यूं ही बीतने लगा, लेकिन कामना जी की हालत हर बीते दिन बिगड़ती जा रही थी। अक्सर अपनी हालत देखकर वह कमज़ोर पड़ जाती, लेकिन रामलाल जी हमेशा उन्हें हिम्मत देते। रामलाल जी उन्हें हिम्मत देते हुए कहते कि देखो, अच्छा इलाज और विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारी को हराया जा सकता है। लेकिन रामलाल जी स्वयं कभी कभी अकेले बैठकर आंसू बहाने लगते थे। पत्नी के बीमारी के कारण वो अब मानसिक पीड़ा के अतिरिक्त आर्थिक परेशानियों से भी जूझने लगे थे। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए एक दिन सुबह सुबह ही रामलाल जी फिर से बेटे को फ़ोन लगाते हैं। उनका बेटा गुस्से में भड़क उठता है और कहता है, क्या बाबूजी, समय तो देख लीजिए, रात के 11 बजे है। आपको शायद वहाँ कोई काम नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ बहुत बिजी रहता हूँ। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी माँ की तबीयत अच्छी नहीं है। जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ आ जाओ। लेकिन बाबूजी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बुढ़ापे में तो यह सब चलता ही रहेगा। आप उन्हें डॉक्टर को दिखाइए। वैसे भी मेरे वहाँ जाने से उनकी बीमारी ठीक तो नहीं हो जाएगी ना। और हाँ, छोटी मोटी बातों को लेकर मुझे परेशान मत किया कीजिए। ज़्यादा ज़रूरत हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज दे दिया करो, मैं खुद आपको कॉल कर लूँगा। अब फ़ोन रखता हूँ, सुबह मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। रामलाल जी स्तब्ध हो गए। तभी अंदर से आवाज़ आई, क्या हुआ जी? पवन से बात कर रहे थे ना? क्या मेरी बात भी करवा देते तो अच्छा होता। अपने कमरे में लेटी हुई कामना जी बोली तो रामलाल जी अंदर आए और चेहरे पर भी फीकी हंसी लाते हुए बोले, अरे कामना, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। इस समय वहाँ रात है, वह सब लोग सो रहे थे, बेवजह उन्हें डिस्टर्ब कर दिया मैंने। मैं तुम्हारी कल बात करवा दूंगा। वैसे क्या कहा पवन ने? कब आएगा वो भारत हमसे मिलने? कामना जी के इस प्रश्न पर रामलाल जी सोच में पड़ गए। फिर हड़बड़ाते हुए बोले, हाँ कामना, वह छुट्टियां लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसे छुट्टियां मिल जाएगी तुरंत दौड़ा आएगा वो तुमसे मिलने। नज़रें चुराते हुए वो अपनी पत्नी से बात करके तुरंत बाहर चले गए। अपनी पत्नी से ज़्यादा देर तक सच छुपाना उनके बस में नहीं था। थोड़ी देर में कामना जी के करहाने की आवाज़ आने लगी तो रामलाल जी जल्दी से उठकर उनके पास गए। देखा तो कामना जी की हालत बहुत ज़्यादा खराब लग रही थी। उन्होंने तुरंत टैक्सी बुलवाई और उनको अस्पताल लेकर गए। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब रामलाल जी के पास आए। उस समय कामना जी सो रही थी। देखिए मिस्टर, कामना जी की हालत गंभीर होती जा रही है। उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बोन मैरो डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। नहीं मिस्टर, आपका खून मैच नहीं होगा। हाँ, आपका बेटा अगर कर सकता है या फिर कामना जी की कोई बहन हो या भाई हो, उनमें से कोई कर सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारा बेटा तो अमेरिका में रहता है। ठीक है, मैं इस बारे में अपने बेटे से बात करता हूँ। लेकिन रामलाल जी, ज़रा जल्दी कीजिएगा। ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक लंबा प्रोसेस है और हमारे पास समय बहुत कम है। और यदि समय पर ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो 50% से अधिक चांस है उनके बचने के लिए। नहीं तो क्या डॉक्टर साहब? नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 महीना, इससे ज़्यादा नहीं।
अपनी पत्नी के दूर जाने के ख्याल मात्र से ही रामलाल जी अंदर तक सिहर गए। तभी डॉक्टर ने कहा, और हाँ रामलाल जी, ये ध्यान रखिएगा, आपको उनकी दवाई का खास ख्याल रखना है। एक वक्त की दवाई भी छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर में रामलाल जी कामना जी को अपने साथ ले आए। अगले दिन उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन लगाया तो फ़ोन उठाते ही पवन भड़क उठा। बाबूजी, मैं आपसे कहा था, बार बार मुझे डिस्टर्ब मत किया कीजिए। वह तो ठीक है, लेकिन बेटा तुम्हारी माँ। अरे बाबूजी, बंद कीजिए माँ की बीमारी के नाम पर मुझे ब्लैकमेल करना। फिर झिझकते हुए रामलाल जी बोले, वो दरअसल बेटा बात यह है कि तुम्हारी माँ की इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास जितने पैसे थे वह दवाइयों में खर्च हो गए। पेंशन आने में तो अभी बहुत दिन बाकी है, और पेंशन इतनी तो नहीं है कि उसी के भरोसे इलाज जारी रखा जा सके। अरे पिताजी, इतना बड़ा घर है, वह किस दिन काम आएगा? आप घर को गिरवी रखकर बैंक से पैसे ले लीजिए। मुझे आपके घर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेटा, इस काम में तो समय लग जाएगा और हमारे पास इतना समय नहीं है। तभी पिता की बात काटते हुए पवन बोला, देखिए बाबूजी, समझने की कोशिश कीजिए, मैं अभी बिज़ी हूँ। अब आपको जो भी कुछ कहना हो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। बस मुझसे पैसे भेजने की उम्मीद मत कीजिएगा। इतना कहकर उसने फ़ोन पटक दिया। बेटे की बात सुनकर रामलाल जी खुद से ही बोल उठे। माँ बाप यदि सपने में भी अपने बच्चों को तकलीफ़ में देखते हैं तो तिलमिला उठते हैं, लेकिन क्या माँ बाप को इतना कष्ट देने के बाद भी बच्चों में रत्ती भर भी तिलमिलाहट का एहसास नहीं होता? अपने ही बच्चे कैसे इतने स्वार्थी और पत्थर दिल हो जाते हैं। काफ़ी देर तक वो सोच विचार करते हुए अपने गाल को हथेली पर टिकाए हुए रामलाल जी अपने बेटे की बातें किसी दर्द की अनुभूति कर रहे थे। आंखों से टपकते हुए खारे पानी ने हथेली और गाल में चिपचिपाहट पैदा कर दी थी। रामलाल जी ने उठकर अपना चेहरा धोया और फिर से चेहरे पर एक नकली सी मुस्कान बिखराते हुए कामना जी के पास दवाई लेकर आ गए। कितना ख्याल रखते हैं आप मेरा, एक वक्त की दवाई भी नहीं भूलते। नहीं, ख्याल तो हमेशा तुमने मेरा रखा है कामना, और जानती हो आज पूरे 40 साल हो गए हैं तुम्हें यह सब करते करते। रामलाल जी ने कहा तो कामना जी हैरान होते हुए बोली, अरे हाँ, यह तो मैं भूल ही गई थी, आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो रामलाल जी ने कहा, हाँ कामना, मुझे आज भी याद है वह दिन जब दुल्हन बनकर तुम इस घर में आई थी। फिर कामना जी मुस्कुरा उठी और बोली, उस दिन से लेकर आज तक हम अपनी शादी की सालगिरह को कितने प्यार और उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन से लेकर आज तक हम अपनी शादी की सालगिरह को कितने प्यार और उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते आए हैं। पिछले सालगिरह पर तुमने मुझे लाल रंग की साड़ी खरीद कर दी थी। हाँ कामना, लाल रंग की साड़ी तुम्हारे गोरे चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। हाथों में लाल चूड़ियाँ, लाल सिंदूर से भरी मांग, गले में मंगलसूत्र और पैरों में छमछम बजती हुई पायल। इतनी उम्र में भी तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी। तो कामना जी मुस्कुराते हुए बोली, पता है मेरी उम्र की बाकी सभी औरतें कहती है कि हमने बहुत कर लिया सजना संवरना, इस उम्र में क्या अच्छा लगता है ऐसा, पर मैं खुद को कभी उम्र के हवाले नहीं किया। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कहते कहते कामना जी का गला रुंध गया और आंखों से आंसू बहने लगे। फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद वो बोली, याद है आपको वह दिन जब आपने मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा था कि मैं तुमसे हमारी शादी का 8वां वचन चाहता हूँ। मैं तो ये सोचकर हैरान रह गई थी, क्या 7 वचन कम थे जो अब एक और मांग रहे हैं? तो आपने मुझसे कहा था कि मुझे यह वचन चाहिए कि तुम सदा यूं ही मेरा साथ निभाओगी, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। और मैंने भी आपको वचन दे दिया था। इतना कहकर कामना जी ने रामलाल जी का हाथ अपने हाथों में लिया और रोते हुए बोली, आज तक मैंने अपने उस वचन को निभाया था, लेकिन अब शायद। इतना सुनते ही रामलाल जी, जो अब तक अपनी पत्नी के सामने अपने दिल को मजबूत किए बैठे थे, अचानक जैसे टूटकर बिखर गए और कामना जी को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़े। दोनों ओर से अश्रुधारा बहती जा रही थी। एक दूसरे का साथ छूटने के विचार मात्र से ही दोनों अंदर तक कांप गए थे।
कामना बहुत हुआ यह रोना धोना, अब तुम्हें ठीक होना है मेरे लिए, इसीलिए जल्दी से यह खाली पेट वाली दवाई खा लो, फिर नाश्ता भी करना है। ऐसा कहते हुए रामलाल जी ने कामना जी को दवाई दी और जैसे उठकर जाने लगे तभी पीछे से उनका हाथ थामे हुए कामना जी बोली, बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है ना आपको मेरी वजह से? क्या करूं, मेरा भी आपको छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। तुम कहीं नहीं जाओगे कामना, एकदम ठीक हो जाओगे। फिर कामना जी ने कहा, क्या आपकी पवन से बात हुई? नहीं, कुछ देर पहले फ़ोन किया था, उसने फ़ोन नहीं उठाया, ऑफिस में बिजी होगा ना। यह क्या बात हुई? ऐसा भी क्या बिजी हो गया है कि बीमार माँ का हाल जानने के लिए भी उसके पास समय नहीं है? फिर से फ़ोन लगाइए ना, एक बार बात करनी है उससे। नहीं कामना, वो अभी बिजी होगा, मैं कल बात करवा दूंगा तुम्हारी उससे। क्या आप भी रोज़ कल कल करके टाल देते हो? एक बार तो बात करवा दो उससे, बात करने का बहुत दिल कर रहा है। हो सके तो वीडियो कॉल पर बात करवा दीजिए, उसके साथ साथ बच्चों का चेहरा भी देखने को मिल जाएगा। रामलाल जी ने अपने बेटे को वीडियो कॉल लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कामना जी के बार बार जिद करने पर रामलाल जी ने फ़ोन लगाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, आखिर आप लोग क्या चाहते हैं? मुझे सारे काम छोड़कर क्या मैं सारा दिन आपके साथ ही बातें करता रहूं? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे आपका फ्लैट नहीं चाहिए, आप उस पर बैंक लोन ले सकते हो और जो मन में आए वो कर सकते हो। यह सुनकर रामलाल जी ने फ़ोन काट दिया और बोले, वो कामना, पवन ने कहा है कि उसे भी बहुत काम है, जब फ्री होगा तो अपने आप फ़ोन कर लेगा। मैंने तुम्हें कहा था ना वह अभी काम में होगा, लेकिन तुम मानती ही नहीं हो। अब खाना खा लो, दवाई लेने का समय हो रहा है। कामना जी रामलाल जी के मन के भाव ताड़ गई थी। उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, कोई बात नहीं जी, आप उदास मत होइएगा। बेटे की अपनी ज़िंदगी है, अपने पैरों पर खड़ा है, खुश है, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? उसकी खुशियों में ही तो अपनी खुशियाँ है। वह काम में व्यस्त रहता होगा ना, तो ज़बरदस्ती उसे यहाँ बुलाकर हम उसकी तरक्की में बाधा क्यों डालें? अपनी आंखों से आंसू छिपाने का प्रयास करते हुए कामना जी ने कहा और दवाई लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। फिर कुछ देर बाद पानी का गिलास वापस देते हुए बोली, एक इच्छा है मेरी, वादा करो उसे ज़रूर पूरा करोगे। रामलाल जी ने उन्हें प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो कामना जी बोली, मैं चाहती हूँ मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार पवन के हाथों से हो, मेरी चिता को मुखाग्नि मेरा बेटा ही दे। ये तुम क्या कह रही हो कामना? तुम कहीं नहीं जा रही हो। कांपते स्वर में रामलाल जी बोले, अजी अब रहने भी दीजिए, मुझे सब मालूम है। जिस समय डॉक्टर साहब आपको मेरी हालत के बारे में बता रहे थे उस समय मैं सोई नहीं थी, सब सुन लिया था मैंने। यह बात सुनते ही रामलाल जी आश्चर्यचकित हो गए। कामना जी बोली, बस मुझे एक वचन दे दो, तुम मेरी अंतिम इच्छा को ज़रूर पूरा करोगे। नहीं कामना, तुम नहीं जानती हो, इस इच्छा को पूरा करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं नाश्ता लेकर आता हूँ, रुंधे स्वर में उन्होंने कहा और रसोई घर में चले गए और जी भर कर रोए। कामना जी की बिगड़ती हालत उन्हें परेशान किए जा रही थी। दिल में एक अनजाना सा डर अंगड़ाइयाँ लेने लगा था। 2 दिन बीते तो रामलाल जी के मोबाइल की बेल बजी। उनके बेटे का फ़ोन था। बड़ी उत्सुकता से उन्होंने फ़ोन उठाया। दूसरी ओर से आवाज़ आई, बाबूजी मैं इंडिया आ रहा हूँ। ऐसा सुनते ही रामलाल जी का चेहरा खिल उठा। सच में बेटा, कब आ रहे हो? बस बाबूजी, 4-5 दिन के बाद वहाँ पहुँच जाऊँगा। अच्छा तो ठीक है, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। रामलाल जी के मन में एक आस जगी तो पवन बोला, लेकिन बाबूजी मुंबई में आ रहा हूँ तो इसमें डॉक्टर का क्या मतलब है? मैं वहाँ सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहा हूँ। हालांकि थोड़ी मुश्किल तो होगी, पर थोड़ा समय निकाल कर आप लोगों से मिलने भी आ जाऊँगा। और हाँ बाबूजी, मुंबई में ही मेरा एक दोस्त है, बैंक मैनेजर के पद पर काम करता है। घर को गिरवी रखकर लोन लेने के बारे में मैंने उससे बात की है। उसने कहा है कि वह जल्द से जल्द यह काम करवा देगा। अब मैं आ रहा हूँ तो बैंक से लोन लेने संबंधी सारी औपचारिकताएं भी पूरी करवा लेता हूँ। आप घर के कागज़ पहले ही निकाल कर रखना। मैं चाहता हूँ कि बैंक के कागजी कार्रवाई मेरे सामने हो, ताकि आप लोगों को पैसों से संबंधित सारी दिक्कतें दूर हो जाए और साथ साथ मेरी परेशानी भी।
ऐसा कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। बेटे की बात सुनकर रामलाल जी के विश्वास का एक और पहलू आज दम तोड़ चुका था। दिल और दिमाग का कोई भी हिस्सा यह करने को कतई तैयार नहीं था कि कोई बेटा इतना भी स्वार्थी हो सकता है। उनकी आंखें लाल थी। ऐसा लग रहा था मानो उन आँखों में से अब भी लहू की बूंदें टपकेंगी। लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने खुद को संभालते हुए अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर से चेहरे पर मुस्कुराहट का मुखौटा ओढ़कर कामना जी के पास पहुँचे। कामना, जानती हो तुम्हारा बेटा आ रहा है इंडिया। ऐसा सुनते ही कामना जी की आंखों में चमक आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? कामना, झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? अच्छा तो कब आ रहा है वह? बच्चे भी आएंगे ना उसके साथ? 4 दिन के बाद यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन अकेला आएगा। दरअसल उसके मुंबई में एक मीटिंग है जिसके चलते वह इंडिया आ रहा है। वह मीटिंग खत्म करने के बाद कुछ समय के लिए हमसे मिलने भी आएगा। क्या केवल कुछ समय के लिए ही? कामना जी की मुस्कुराहट पल भर में ही निराशा में तब्दील हो गई। हाँ कामना, क्या करे, बहुत व्यस्त रहता है ना हमारा बेटा। अच्छा, तुम्हारी दवाई का समय हो रहा है, मैं खिला देता हूँ तुम्हें। अरे नहीं, दवाई मैं खा लूँगी, पानी पास में ही रखा है, कामना जी ने कहा। ठीक है कामना, दवाई खाकर सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, ज़्यादा देर तक जागना तुम्हारी तबीयत के लिए अच्छा नहीं है, रामलाल जी ने कहा। कामना जी की आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मन मस्तिष्क में विचारों की तीव्र आंधियाँ चल रही थी। 3-4 दिन बाद पवन अपने दोस्त के साथ घर पहुंचा तो देखा रामलाल जी बाहर आंगन में बैठे थे। उसे देखते ही उनके चेहरे पर खुशी छा गई। आ गया बेटा तू, तेरी माँ तेरा कब से इंतज़ार कर रही है, रामलाल जी ने उत्साहित स्वर में कहा। परंतु पवन ने उस बात का कोई जवाब ना देते हुए औपचारिकता बस उसने अपने पिता के पैर छू लिए और बोला, मैंने आपको बताया था ना बाबूजी, ये रोहित है मेरा दोस्त जो बैंक मैनेजर है। आपने मकान के कागज़ निकाल कर रखे होंगे। अब जल्दी से अंदर चलिए और कागज़ दिखाइए। बड़ी मुश्किल से मैं इसे समय निकाल कर यहाँ लाया हूँ। अब जल्दी चलिए। बेटा, अपनी माँ से नहीं मिलोगे क्या, रामलाल जी ने कहा। हाँ हाँ बाबूजी, उनसे भी मिल लेता हूँ। रामलाल जी घर के अंदर आए तो पवन तेज कदमों से चलते चलते उनके पीछे आया। देखो कामना, तुम्हारा बेटा आया है तुमसे मिलने। अरे तुम सो गई हो क्या? देखो तो कौन आया है, कितने दिनों से इंतज़ार कर रही थी ना तुम इस पल का। देखो तुम्हारा बेटा सामने खड़ा है। ऐसा कहते हुए रामलाल जी ने कामना जी को हिलाया और जगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली। माँ उठो ना, उठती क्यों नहीं हो, पवन ने जोर से पुकारा, पर उसकी आवाज़ सुनकर भी कामना जी नींद से नहीं जागी। जल्द ही रामलाल जी को एहसास हो गया कि बेटे को देखने के लिए पल पल तरसती कामना की आंखें अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। पवन वही घुटनों के बल बैठ गया और माँ माँ पुकारते हुए रोने लगा। इधर रामलाल जी के दुख की तो कोई सीमा ही नहीं थी। पत्नी के जाने के गम में वह फूट फूट कर रो पड़े। रह कर उन्हें सारी बातें याद आ रही थी। थोड़ी देर बाद आस पड़ोस के लोग भी आने लगे। कामना जी के मृत शरीर को जमीन पर लेटा दिया गया। तभी अचानक रामलाल जी के मन में ख्याल आया। वह जल्दी से उठे और कमरे में जाकर कामना जी के बिस्तर को खंगालने लगे, लेकिन जैसे ही तकिया उठाकर देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ कामना जी के पिछले 4 दिनों की दवाइयाँ पड़ी थी। तभी उन्हें याद आया डॉक्टर की वह बात, जब डॉक्टर ने कहा था कामना जी की एक वक्त की दवाई भी छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। फिर मन ही मन बोले, पवन के आने की खबर सुनने के बाद जब भी मैं उसे दवाई देने जाता तो कहती मैं दवाई ले चुकी हूँ, लेकिन सारी दवाइयाँ जो कि त्यों पड़ी हुई थी। इसका मतलब 4 दिन से उसने दवाइयाँ ली ही नहीं थी। ऐसा सोचकर रामलाल जी का दिमाग चकराने लगा, दिल जोरों से धड़कने लगा। दवाई के पास में ही एक कागज़ रखा था। बड़ी बेचैनी से रामलाल जी ने वह कागज़ उठाया जिस पर लिखा था, मुझे मालूम है जिस समय आप यह पत्र पढ़ रहे होंगे उस समय मैं आपसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आपका दिया हुआ वह वचन तोड़कर मैं हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर जा रही हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी।
सिर्फ कुछ घंटे के लिए ही तो हमारा पवन हमारे पास आ रहा था, अपने अंतिम इच्छा पूरी करने का। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। पत्र पढ़ते ही रामलाल जी के मस्तिष्क में भूचाल सा छा गया। सारा शरीर थर थर काँपने लगा। वह धम से जमीन पर बैठ गए। पवन ने पिता को हाथों से वह पत्र लिया और पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। फिर रामलाल जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कांपते स्वर में बोला, बाबूजी संभालिए अपने आप को। लेकिन जैसे ही पवन ने अपने पिता को छुआ, उसी समय उनकी गर्दन झुक गई। वह निष्प्राण हो चुके थे, बहुत दूर जा चुके थे इस दुनिया से। शायद उन्होंने जो कामना जी से अपना 8वां वचन लिया था, वही पूरा कर रहे थे। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना। और कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो ओम नमः शिवाय ज़रूर से लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।